शगेस्टर्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री क्या है, वो कब बना, कैसे बना, ठीक है, उसके कौन कौन से ऑफिशियल्स होते हैं और उसके कौन कौन से नॉन ऑफिशियल्स, जहाँ उसके डायरेक्टर, जहाँ डिप्टी डायरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज का हमारा काम क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य करता है, तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और हमारे सेशन को लाइक करो। इसमें हम आज फंक्शंस देखेंगे, जैसे इशूअर ऑफ बैंक नोट्स। इसके क्या फंक्शन होते हैं कि ये बैंक नोट्स को इशू करता है, ठीक है ना। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंक काम करता है, ठीक है। बैंकर्स बैंक, बैंकों के लिए एज ए बैंक काम करता है। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर गवर्नमेंट जब बैंकों को कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, कहीं से पैसा नहीं मिलता, तो उसके लिए लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है गवर्नमेंट या बैंक के लिए, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होता है। फिर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं उनकी कस्टडी कौन करता है, उनका देखभाल कौन करता है, वो हमारा आरबीआई करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को टैकल करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाना। रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स, ठीक है ना, जितने भी हमारे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, जहाँ अदर बैंक्स हैं, उनको रेगुलेट करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ये जो सभी टॉपिक्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम सम इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में, ये हमने वो कलेक्ट किए हैं, प्रश्न वो कलेक्ट किए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सम ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ना भी, जहाँ उसको जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें फंक्शंस में पहले फंक्शन की बात करें, इशूअर ऑफ बैंक नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम होता है कि जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं एक्सेप्ट 1 रुपये को छोड़ के, जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं ये इशू किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, और ये रेगुलेट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम 1 रुपये नोट की बात करें, जब जितने भी डिनोमिनेशंस के कॉइन्स होते हैं, जितने भी सिक्के होते हैं, उनको कौन प्रिंट करता है, उनको कौन मिंट करता है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिंट किया जाता है। हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी मिंटिंग, कौन सी मिंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। तो 1 रुपये नोट को इशू करने का काम और जितने भी सिक्के होते हैं इनको इशू करने का काम किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम आगे बात करें तो 1 रुपये जितनी भी करेंसी होती है, बाकी जितनी भी करेंसी होते हैं उसके नोट्स इशू किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। बट 1 रुपये नोट होता है और जितने भी सिक्के होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिंट और प्रिंट किए जाते हैं। बट जितने भी नोट्स और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सर्कुलेट किसके द्वारा किए जाते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सर्कुलेट किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो 1957 से पहले क्या होता था, अगर आरबीआई कोई भी करेंसी इशू कर रहा था, कोई भी कॉइन्स मिंट कर रहा था या सर्कुलेट कर रहा था, आरबीआई उसके लिए पीछे बैकअप या कोई सपोर्ट नहीं रखता होता था। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1957 में क्या किया, एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया, ताकि जितनी भी करेंसी इशू की जा रही है, जितनी भी करेंसी मार्केट में या इकोनॉमी में सर्कुलेट की जा रही है, उनके बैकअप के लिए कुछ सोना या फॉरेन करेंसी रिजर्व्स रखे जाएं। तो इसमें क्या किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत क्या किया कि आपको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 200 करोड़ रुपए के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स और गोल्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स और गोल्ड रखना पड़ेगा 200 करोड़ रुपए का, ठीक है, ताकि मार्केट में करेंसी को इशू किया जा सके। और उस 200 करोड़ में से आपको देखना है कि मिनिमम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का ये मतलब होता है। अब जितनी भी करेंसी इशू की जाती है उसके लिए 200 करोड़ रुपए के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स लगाया जाता है और गोल्ड रखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं इसके फंक्शन के। बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई है। आरबीआई एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस देने का काम करता है आरबीआई। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यही फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट को बताता है कि आपको अपने अकाउंट्स या अपना खजाना किस तरह रखना है, किस तरह मैनेज करना है, ये बताने का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। बाकी क्या होता है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसको शॉर्ट टर्म के लिए बिना इंटरेस्ट के, बिना ब्याज के लोन प्रोवाइड करने का काम भी आरबीआई करता है, ठीक है। और आरबीआई क्या काम करता है, आरबीआई देखो सिक्योरिटीज होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो होती तो गवर्नमेंट की है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाइज और सेल्स करने का काम होता है वो आरबीआई ही करता है। और आरबीआई मॉनेटरी और फाइनेंशियल एडवाइस गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज की बात होती है। सिक्योरिटीज एक बॉन्ड की तरह होते हैं जो मार्केट में दिए जाते हैं।
अगर सपोज करो मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज़ बेच देती है, ठीक है। अगर कम है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज़ खरीद लेती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का बेचने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अब बैंकर्स बैंक देखो, गवर्नमेंट का तो ये बैंक है, अब बैंकों का बैंक भी यही होता है, इसको बैंकों का बैंक बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये जितने भी बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, जो इनका कैश बैलेंस होता है वो एज ए डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख देते हैं। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कमर्शियल ये जो बैंक होते हैं अपना पैसा या अपने डिपॉजिट या कैश रिजर्व क्यों रखते हैं, ताकि अगर कोई क्राइसिस आए बैंकिंग सेक्टर में, या कोई लाइबिलिटीज़ आई, कोई कंटिजेंसी आई, उसको मीट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इमरजेंसी के टाइम में वो पैसा लिया जा सके। अब जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कैसे अपना कैश बैलेंस रखते हैं, कमर्शियल बैंक वो अपना कैश बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, पहला तो वो क्या करते हैं, दे कीप पार्ट ऑफ कैश बैलेंस विद देमसेल्व्स। वो क्या करते हैं, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने कैश बैलेंस का कुछ पार्ट अपने पास ही रख लेते हैं, ताकि उसको इमरजेंसी में या क्राइसिस में या लाइबिलिटीज़ के टाइम में उसको यूज़ किया जा सकते। जहाँ फिर अगला क्या करते हैं, द अदर पार्ट इज केप्ट विद द आरबीआई एज डिपॉजिट। जहाँ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जो उनके पास अदर पार्ट होता है उसके कैश का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख देते हैं एज ए डिपॉजिट, वहाँ पे जमा करवा देते हैं, ठीक है। ऐसे बैंकों के बैंक का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर देखते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। फिर क्या है, आरबीआई ओनली बैंकर नहीं होता है बैंकों का, ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी होता है। जैसे क्या होता है कि अगर क्राइसिस के टाइम में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, तो क्राइसिस के टाइम में एक फाइनल रिजॉर्ट होता है, लास्ट रिजॉर्ट होता है कमर्शियल बैंक के पास, वो जाके फाइनेंशियल असिस्टेंट आरबीआई से ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर देखो, अगर आपकी को फाइनेंशियल असिस्टेंट अगर आपको क्राइसिस में या इमरजेंसी में कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो वो चाहेगा आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, तो आरबीआई के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम भी करता है, क्योंकि आरबीआई के पास पावर होती है ना। क्योंकि अगर कोई बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है, अगर उसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ये भी सोचेंगे कि वो हमारे अकॉर्डिंग काम करे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसा ही सोचता है कि अगर मैं लास्ट रिजॉर्ट इसका मनी का मैं ही हूँ, तो मैं इसकी जो वर्किंग है, इसका जो सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम, उसके ऊपर कंट्रोल भी करूँ थोड़ा बहुत, ताकि हमारी इकॉनमी को, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो गवर्नमेंट का ही, तो सरकारी बैंक है, तो ये ताकि इकॉनमी को सही तरह से चलाया जा सके। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो हमारे पास जो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आती है, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी होती है, उसको उसकी कस्टडी कौन करता है, उसकी रक्षा कौन करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रक्षा करने का काम क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही होता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा है, तो जो हमारा रुपी है उसकी एक्सटर्नल वैल्यू को बना के रखा जा सकता है, ठीक है। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि सपोज करो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है, तो हमारे लोगों को या हमारे देश को दूसरे देशों की जैसे डॉलर वगैरह को खरीदना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बाहर से खरीदें तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो इन कंपैरिजन हमारे देश की जो वैल्यू, हमारे देश की जो रुपये की वैल्यू वो कम हो जाती है। तो अगर हमारा आरबीआई अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखेगा, तो हमारे लोगों को बाहर से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे क्या होगा, हमारे रुपये की एक्सटर्नल वैल्यू बनी रहेगी, वो स्टेबलाइज हो जाएगी, एक जगह स्थिर रहेगी, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जहाँ हमारे रुपये की एक्सटर्नल वैल्यू को बनाए रखने का काम भी करता है, इससे फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबलाइज करने का काम करता है, इससे इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोशन मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। जो आरबीआई होता है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, जैसे लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको पता है कि आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई अपनी विभिन्न दरों की सहायता से, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कई तरह की दरें आरबीआई की होती हैं, उसके तहत क्या करता है, अगर तो मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को बोल देता है, या अपने जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के तहत बता देता है, या उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है कि आपको इस बार मनी कम, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आप क्रेडिट को कंट्रोल कर देता है आरबीआई विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अगर इन्फ्लेशन रेट कम है तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को कम कर देता है, ठीक है। तो इस तरह आरबीआई क्या करता है,
कि कितना क्रेडिट प्रोवाइड करना है मार्केट में, इसको कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। इससे क्या होता है, अगर सपोज करो रेपो रेट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई से रेपो रेट पर ही जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो पैसा लेते हैं आरबीआई से। तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आरबीआई क्या कर रहा है, रेपो रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो आरबीआई से हम डायरेक्ट तो लोन लेने जाते नहीं, ठीक है, हम तो कमर्शियल बैंक से जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी, उनसे लोन लेते हैं, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक को, आप जिस दर पे हमारे से पैसा लेते हो हम उस दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब पहले 5 थी अब 6 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा जा रहा है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे जा रहा है। इसका मतलब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और अब अगर कमर्शियल बैंक खुद 6% की दर से पैसा लेकर आया तो आगे जब वो दूसरे लोगों को देगा, जो रिटेलर्स को देगा, आगे पैसा देगा, तो उसको लगभग 7-8% पे देगा, ताकि एसबीआई को भी कुछ पैदा हो जाए। तो अगर महंगे हो जाते हैं, अगर डिपॉजिट महंगे हो जाते हैं, जहाँ पैसा महंगा हो जाता है, तो लोग भी क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मनी कमर्शियल बैंक के पास रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है ना। और क्या होगा, जो बैंक जो पैसा देगा लोगों को वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट में डिफ्लेशन है तो आरबीआई क्या करता है, अगर मार्केट में डिफ्लेशन है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है। अब रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम किया तो जो अब पैसा ले रहा है बैंकों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और आगे भी बैंक क्या करेंगे, आगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों को दे सकें, ताकि डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो क्रेडिट मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। आगे क्या है, रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स। आरबीआई के पास 2 पावर्स होती हैं, कौन कौन सी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो जो बैंक होते हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं। अब रेगुलेशंस में क्या क्या होता है, जैसे किसी बैंक को लाइसेंस देना है, या किसी बैंक में कमर्शियल बैंक्स को की ब्रांचेस को एक्सपेंड करना है, या उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है कि कौन सा बैंक, कमर्शियल बैंक कितनी ब्रांचेस खोल सकता है हमारे देश में भी, अब्रॉड में भी। ये सब लाइसेंसिंग देने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। वही बताता है किस बैंक को फॉर्म में ब्रांच खोलनी है या नहीं खोलनी है, ठीक है, और कितनी ब्रांच खोलनी है, कितना एक्सपेंड करना है, ये सब काम करता है। रेगुलेशन का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। प्रेस्क्राइबिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, कितने रिजर्व्स बैंकों को अपने पास रखते हैं, कितने रिजर्व बैंकों को आरबीआई के पास रखते हैं, क्या उनकी पेड अप कैपिटल कितनी होगी, ये सब रूल एंड रेगुलेशंस का काम किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जैसे एज पर इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1906, इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत क्या बोला गया है कि जो हमारी सरकार है वो लगभग जो क्वाइन, सबसे बड़ा क्वाइन कितना होता है, हमने देखा होगा, हमने 10 रुपए का देखा हुआ है क्वाइन, ठीक है। बड़े से बड़ा क्वाइन कितने का हो सकता है, 1000 रुपए का ही बड़े से बड़ा क्वाइन हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ये बोला गया इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत बोला गया, ठीक है। 1900 क्वाइनेज एक्ट 1906 ने ये कहा था कि आप बड़े से बड़ा क्वाइन, सिक्का कितने का मिंट कर सकते हो, तो वो 1000 रुपए का हो सकता है, ठीक है ना। आगे ये देखना, अगर आपने 1000 से ज़्यादा या 2000 रुपए का सिक्का छापना है तो आपको इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1906 में बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 करेंसी नोट्स कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ 10,000 रुपीज़। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 क्या कहता है कि आप जो करेंसी नोट छापते हो आप वो भी 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं छाप सकते हो। देखो आजकल तो वैसे 1000 रुपये के नोट हैं, 500 रुपये के नोट है, पहले 2000 का नोट भी आ गया था, ठीक है। बट अगर आपको मैक्सिमम किसी डिनोमिनेशन का नोट छापना है तो वो 10,000 रुपये का हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। सपोज करो आप 15 या 20,000 का नोट छापना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में बदलाव करना पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने, अब द 1 रुपी नोट इज द ओनली करेंसी नोट विच bears द सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट ऑफ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो जितने भी हमारे नोट होते हैं एक्सेप्ट 1 रुपी, जितने भी हमारे नोट होते हैं उन पे किसके सिग्नेचर होते हैं, उन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। बट जो 1 रुपी नोट होता है जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं।
अब आरबीआई ने देखो, हमें पता है कि आरबीआई ने काम शुरू किया था 1935 में। आरबीआई क्या है, आरबीआई बर्मा का सेंट्रल बैंक ऑफ भी रहा है, सेंट्रल बैंक बर्मा का भी रहा है 1947 तक, और जुलाई 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान का भी रहा है, ठीक है, सेंट्रल बैंक। हाँ, जुलाई 1949 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को संभाल लिया था, ठीक है। तो बर्मा का कब तक रहा है सेंट्रल बैंक आरबीआई, जो 1947 तक, और पाकिस्तान का कब तक रहा है, जो 1948 तक रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। आगे देखते हैं, करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन 4 प्रेसेस इन इंडिया। जो करेंसी नोट्स हैं वो 4 प्रिंटिंग प्रेसेस में छापे जाते हैं। 2 ऑफ द करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो 2 प्रिंटिंग प्रेस, 4 में से 2 हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पजेस की जाती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन की जाती है, ठीक है। जो बाकी 2 हैं, 2 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है, जो बाकी 2 हैं वो आरबीआई द्वारा वो ऑन की जाती हैं थ्रू इट्स वोली ओन सब्सिडरी। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। तो 2 तो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है और 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड प्रेसेस आर एट नासिक एंड देवास। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस है वो एक तो नासिक है हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है, और एक है देवास में मध्य प्रदेश में। और जो अदर जो 2 प्रेसेस हैं जो अपनी आरबीआई द्वारा ओन की जाती हैं, वो एक तो मिसोर में है, ठीक है, कर्नाटका में, और एक है सलबोनी में, और अपने यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो ये आपको बात ध्यान रखनी। कॉइन्स आर मिंटेड एट 4 मिनट्स। जो कॉइन्स होते हैं जो मिंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, वो 4 मिनट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिंट किए जाते हैं, वो 4 मिनट्स में मिंट किए जाते हैं। जैसे 1 मिनट तो है अपने मुंबई में, एक हैदराबाद में, एक कलकत्ता में, और एक नोएडा में, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके साथ डिस्कस किए। और फिर आरबीआई का करेंसी सर्कुलेशन कैसे होता है, आरबीआई की कौन कौन सी प्रिंटिंग प्रेस हैं, जहाँ गवर्नमेंट की कौन कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है, फिर गवर्नमेंट का क्या कार्य होता है करेंसी प्रिंट करने में, और आरबीआई का क्या कार्य होता है करेंसी प्रिंट करने में, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया और आरबीआई के फंक्शंस पे फोकस किया। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।